नमस्कार। हमारे आज के इस व्याख्यान का केंद्रीय विषय काव्य का स्वरूप या काव्य के जो विभिन्न भेद मिलते हैं वह है। इस व्याख्यान को सुनकर आप काव्य शब्द से जो उसके विभिन्न स्वरूपों का परिचय मिलता है, उसके विभिन्न भेद मिलते हैं, उसकी जानकारी पाएंगे और उनमें से कुछ प्रमुख भेदों पर किंचित विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। आप में से जिनकी भी अभिरुचि इस विषय को थोड़ा विस्तार से जानने की हो, वो इन काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की भी सहायता ले सकते हैं। ये कुछ उपयोगी पाठ्य संदर्भ हैं जो आपको काव्य के भेदों को अधिक विस्तार में जानने में मदद करेंगे। उनमें डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, आचार्य भोला शंकर व्यास की पुस्तक ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत, प्रेम स्वरूप गुप्त की पुस्तक रस गंगाधर का शास्त्रीय अध्ययन आप देख सकते हैं। इसके साथ ही राजवंश सहाय हीरा जी की भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिनिधि सिद्धांत और भारतीय काव्यालोचन भी आप पढ़ सकते हैं। कृष्ण नारायण प्रसाद मागध की पुस्तक काव्यशास्त्र विमर्श भी इस दृष्टि से इन विषयों को समझने में बहुत उपयोगी है। काव्य स्वरूप पर विमर्श करने के क्रम में, चर्चा करने के क्रम में काव्य भेद किन किन आधारों पर हुए हैं, ऐसे कौन से आधार रहे हैं जिनको सामने रखकर काव्य के विभिन्न भेद और उपभेद किए जाते रहे हैं, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय काव्यशास्त्र की सुदीर्घ परंपरा में काव्य के भेद करने के कई स्पष्ट आधार दिखाई पड़ते हैं। काव्य के भेद कई दृष्टियों से किए गए हैं, हम इसे यूं भी कह सकते हैं, जिनमें जो सबसे प्राथमिक दृष्टि है, सबसे पहली दृष्टि है, वह कविता और हमारे इंद्रियों के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसके आधार पर काव्य के भेद किए गए हैं। हम अपनी कौन सी इंद्रिय का उपयोग काव्य के अभिग्रहण में कर रहे हैं, यह इस भेद का आधार है। यानी इंद्रियों के उपयोग के आधार पर दो तरह के काव्य माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य कानों से सुना जा सकता है और दृश्य काव्य आंखों से देखा जाता है और कानों से उसे सुना भी जा सकता है। एक दूसरा आधार काव्य भेद का यह रहा है, जो शैली अथवा छंद प्रयोग की दृष्टि से जब काव्य के भेद उपभेद किए गए हैं, तो उस आधार पर हम पाते हैं कि तीन भेद मिलते हैं, पद्य, गद्य और पद्य जिनमें एक साथ मिलते हों, ऐसी रचना जिसे मिश्र काव्य कहा गया है और चंपू काव्य भी कहा जाता रहा है। तो पद्य, गद्य और मिश्र या चंपू काव्य के भेद का आधार शैली या छंद प्रयोग रहा है। जो तीसरा आधार है काव्य भेद का, वह अर्थ या जिसे आप ध्वनि तत्व कहते हैं, उस ध्वनि तत्व के आधार पर भी काव्य के भेद किए गए हैं। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, ध्वनि के प्रसंग में ऐसा भेद मिलता है। उत्तम काव्य उसे कहा गया जहां ध्वन्यार्थ, व्यंग्यार्थ की प्रधानता मिलती हो। मध्यम काव्य में गुणीभूत व्यंग्य की प्रधानता होती है और अधम काव्य में चित्र काव्य होता है। पर इन तीन आधारों के अतिरिक्त एक चौथा महत्वपूर्ण आधार भी रहा है काव्य के भेद का, वह काव्य बंध या काव्य स्वरूप की दृष्टि से जब हम भेद करते हैं तो
दो मोटे भेद पहले उपस्थित होते हैं। पहला प्रबंध और दूसरा निर्बंध। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य आदि आते हैं और निर्बंध काव्य मुक्तकों को कहा गया। अब हम थोड़ी चर्चा श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य की करते हैं। यह कहा गया, अभिनवगुप्त पादाचार्य ने यह कहा कि दृश्य श्रव्यत्व भेदेत पुनः काव्यम द्विधा मतम। काव्य के दो भेद हुए, एक दृश्य और एक श्रव्य। दृश्य मुख्य रूप से मोटे तौर पर नाटक को कहा जाता है दृश्य काव्य, जिसे रूपक भी कहा गया है, और फिर उसके विभिन्न उपरूपकों की चर्चा मिलती है। तो दृश्य काव्य का संबंध नाटक मात्र से है, और श्रव्य काव्य ये गद्य भी हैं और पद्य भी। दृश्य श्रव्यत्व भेदेत पुनः काव्यम द्विधा मतम। इस तरह से काव्य के दो भेद हुए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अभिनवगुप्त ने ही आगे कहा, दृश्यम तत्र अभिनेयम। ये जो नाटक है, उस नाटक को यदि छोड़ दें तो नाटक के अतिरिक्त सभी काव्य की विधाएं, नाटक को छोड़कर बाकी जितनी विधाएं हैं वे सब श्रव्य हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है इस बात को समझने के लिए कि श्रव्य काव्य को सुनकर और दृश्य काव्य को देखकर उसका आनंद लिया जाता है। श्रव्य काव्य का संबंध हमारी कर्णेंद्रिय से है और दृश्य काव्य का संबंध हमारी चक्षु इंद्रिय से है, आंखों से है। श्रव्य में समय के बदलने के साथ साथ ऐसा हुआ कि अब उसमें पाठ्य को भी शामिल मान लिया गया है। एक समय था जब काव्य सुनने सुनाने की चीज मात्र थी, पर अब वह छपकर पढ़ने की भी चीज हो गई है। इसलिए श्रव्य काव्य के भीतर अब पाठ्य को भी हम शामिल समझते हैं। रामायण, जो वाल्मीकि की रामायण है, उसे तो यूं भी पाठ्य भी कहा गया और गेय भी, यानी जिसे पढ़ा भी जा सकता है और जिसे गाया भी जा सकता है। ऐसे भी स्थल हैं उसमें जिसे गाया गया है। पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम। यह रामायण के संदर्भ में आता है। वह पाठ्य भी है और गेय भी है। इस तरह से साहित्य का विभाजन पुराने समय में जिसे श्रव्य और दृश्य के रूप में किया गया था, हमारे समय तक आते आते यह विभाजन अब केवल शास्त्र का विषय रह गया है, क्योंकि वास्तविक विभाजन अब ऐसा नहीं है। ऐसी रचनाएं भी हैं, ऐसे नाटक भी हैं जिन्हें हम केवल पढ़कर उसका आनंद लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमने उसका अभिनय, हमने उसका मंचन भी देखा हो। और ऐसी कविताएं भी हैं जिनको मंच पर लोगों ने अभिनय के द्वारा प्रस्तुत भी किया है। यानी जो श्रव्य काव्य था वह अब विभिन्न तकनीकों के माध्यम से भी, विभिन्न तकनीकों का सहारा पाकर दृश्य भी है। और जो केवल दृश्य हुआ करता था वह अब केवल दृश्य नहीं है, पाठ्य भी है। तो यह जो पुराना बंटवारा था, पुराना अंतर था, पुराना भेद था, वह अब वास्तविक अंतर नहीं रह गया है काव्य का। वह अब केवल जानने की बात है कि प्राचीन समय में इस तरह से काव्य और इंद्रियों के बीच के संबंध को आधार बनाकर दो भेद किए गए थे, दृश्य और श्रव्य। जो श्रव्य काव्य है उसके अंतर्गत गद्य भी हैं और पद्य भी। और गद्य और पद्य जहाँ एक ही रचना में
इन दोनों का प्रयोग मिलता है, उसे मिश्र या चंपू काव्य कहा गया। पद्य जब हम कहते हैं तो उसका एक खास, एक विशिष्ट अर्थ संदर्भ है। पद्य काव्य रचना की वह विशिष्ट शैली है जिसमें छंद विधान आवश्यक है, जिसमें छंद विधान की अनिवार्यता है। और यह भी कि जो पद्य है वह व्याकरणिक नियमों का अतिक्रमण भी करता है। वह व्याकरण के वाक्य विन्यास, व्याकरण के बताए हुए वाक्य संरचना का अनुपालन करे ही, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए भाषा से हम काव्य भाषा को अलग समझते हैं। काव्य भाषा व्याकरण समर्थित भाषा नहीं होती, व्याकरण अनुमोदित भाषा नहीं होती, व्याकरण का अनुसरण वहां नहीं होता, बल्कि व्याकरण के नियमों का अतिक्रमण होता है। और इसी कारण से जो पद्य है वह श्रवण सुखद होता है, उसमें लयात्मकता होती है, सांगीतिकता होती है, मधुरता होती है। और पद्य की प्रमुख विशेषता है कि उसमें भाव प्रधान होते हैं। वह श्रवण सुखद, सुनने में सुखद है, उसमें सुनने में सुखद होने का गुण लयात्मकता और संगीतात्मकता के समावेश के कारण है, और वह मधुर और भाव प्रधान शब्द योजना होती है उसमें। पर जो गद्य है, यूं तो वह पद्य का विरोधी शब्द है। जो विशेषताएं पद्य की हैं उनकी विपरीत स्थितियां गद्य में दिखाई पड़ेंगी। पर गद्य की अपनी कुछ मौलिक विशिष्टता है। गद्य शब्द का संबंध गद धातु से है, और गद धातु का अर्थ होता है बोलचाल की, बोलने की भाषा। बोलचाल की भाषा में छंद का बंधन नहीं होता, पर एक बंधन तो होता है, और वह बंधन है व्याकरण का। व्याकरण के नियमों का वहां हम उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मुख्य प्रयोजन एक के मन की बात को दूसरे के मन तक पूरा का पूरा यथासंभव पहुंचाना है, जिसे संप्रेषण कहते हैं। यह संप्रेषण तभी संभव होगा जब बोलने वाले के भाषिक व्यवहार से सुनने वाला पूरी तरह से परिचित हो, तभी वह उसके द्वारा कही गई बात को ठीक ठीक उन्हीं संदर्भों में, उन्हीं अर्थों में समझ पाएगा जिन संदर्भों में और जिन अर्थों में बोलने वाला अपनी बात कह रहा है। पर भाषा विज्ञान भी यह बात बताता है, हम जानते भी हैं कि हर व्यक्ति का भाषिक व्यवहार अलग अलग होता है। हम एक ही भाषा का प्रयोग भले करते हों, पर उस भाषा का, हमारे उच्चारण का ढंग, हमारा शब्द प्रयोग, हमारे मुहावरे का चयन, यह सब एक एक व्यक्ति की भाषा को विशिष्ट बनाता है। अब समस्या यही है कि यदि हर व्यक्ति की भाषा विशिष्ट है तो हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की भाषा कैसे समझेगा? इस अवकाश को, इस व्यवधान को, इस गैप को दूर करने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है। और व्याकरण एक सामान्य नियम उस भाषा का व्यवहार करने वाले सारे लोगों के लिए बताता है, और सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो बोलचाल की भाषा के लिए यह बंधन है, पर वह पद्य के लिए नहीं है। बोलचाल की भाषा, जो गद्य का अर्थ है, वह व्याकरण के नियमों को छोड़कर नहीं चल सकती। और दूसरी बात, उसकी विशेषता यह है, जो पद्य के लिए बंधन है, यानी वह छंद में की गई अभिव्यक्ति है, गद्य छंद में की गई अभिव्यक्ति नहीं है। और जिस तरह से श्रवण सुखदता, लयात्मकता, सांगीतिकता, मधुरता और भाव प्रधानता पद्य की विशेषताएं हैं,
उसी तरह से यदि हम गद्य की विशेषताओं की चर्चा करना चाहें तो हम पाते हैं कि गंभीरता, गुरुता, बौद्धिकता का जिनमें आधिक्य हो वह गद्य की रचना है। इसलिए बहुत विचारपूर्ण अभिव्यक्ति पद्य में संभव नहीं हो पाती है। उसके लिए गद्य की विभिन्न विधाओं की शरण में जाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया गद्यः कवीनाम निकषम वदन्ति। कवियों का जो निकष है, कवियों के भाषा की कसौटी, वह गद्य है। मूल बात फिर वही है कि कवि व्याकरण के नियमों को नहीं मानते, फिर भी उन्हें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी तो है। तो नियम भी नहीं मानना है और बात पहुंचानी भी है। नियम मानकर तो पहुंचाना आसान है, पर नियम न मानते हुए भी पूरी पूरी बात संप्रेषित कर लेना एक चुनौती है। और इसलिए कवियों के लिए गद्य की भाषा निकष की तरह है, मानक की तरह है, क्योंकि उन्हें ठीक उसी तरह से अपनी बात पहुंचानी है जिस तरह से गद्य के लेखक पहुंचा सकने में समर्थ होते हैं। तो ये तो गद्य और पद्य की चर्चा हुई। जो तीसरी कोटि है उसे चंपू काव्य कहा गया है, जहां एक ही रचना में गद्य और पद्य दोनों का समावेश मिलता है। गद्य और पद्य की मिश्रित शैली ही चंपू काव्य कहलाती है। एक दूसरे धरातल पर, दूसरे आधार पर जो भेद किया गया है, यानी उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य, उस संदर्भ में हम यह पाते हैं कि ध्वनि काव्य उसे कहा गया जिस काव्य में वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ का चमत्कार अधिक रहता हो। काव्य प्रकाश में मम्मट ने कहा, इदमुत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधैः कथितः। वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कार पूर्ण हो तब वहां ध्वनि काव्य होगा, और ऐसी ही रचना, ऐसा ही काव्य उत्तम काव्य कहलाएगा। जो ऐसी रचना जहां व्यंग्य अर्थ तो गौण हो जाए, या यूं कहें कि मुख्य अर्थ के बराबर का हो पर प्रधान न हो, वैसी रचना मध्यम काव्य कहलाती है। वहां गुणीभूत व्यंग्य मुखर होता है। काव्य प्रकाश में ही मम्मट ने यह भी कहा, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। व्यंग्य अर्थ का गौण हो जाना अथवा व्यंग्य अर्थ का मुख्य अर्थ के बराबर हो जाना, उससे बढ़कर नहीं, तब वह रचना मध्यम काव्य के अंतर्गत रखी जाएगी। और अधम काव्य, जिसे चित्र काव्य कहा गया, उसके बारे में मम्मट कहते हैं, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्वक्दरम स्मृतम। जहां मुख्य अर्थ ही प्रधान हो, व्यंग्य अर्थ गौण हो जाए, मुख्य अर्थ से कमतर हो जाए, मुख्य अर्थ जहां प्रधान हो जाए, वह चित्र काव्य का लक्षण है, वह अधम काव्य है। काव्य तो श्रेष्ठ वह है जहां प्रतीयमान अर्थ की प्राप्ति होती हो, जहां व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती हो। अज्ञेय की कविता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर विष कहां पाया डसना कहां सीखा। यह उत्तम काव्य के अंतर्गत रचना इसे मानी जाएगी। यह उत्तम काव्य का उदाहरण समझा जा सकता है कि सीधे सीधे तो इन पंक्तियों का जो अर्थ आ रहा है वह तो है ही, पर उससे प्रधान अर्थ है कि नगरवासी
कितने विषैले हैं, उनके व्यवहार में, उनकी नगरचर्या में, उनकी रीति नीति में एक दूसरे के प्रति कितना विष भरा हुआ है। यह अर्थ व्यंग्यार्थ है जो नगरवासियों को संदर्भ में उपस्थित करता है। और यह अर्थ चूंकि इस काव्य में, इस कविता में प्रधान है मुख्य अर्थ की तुलना में, इसलिए यह उत्तम काव्य है। इसे ही ध्वनि काव्य कहा जा सकता है। तो इस क्रम में ऐसी रचना जिसमें व्यंग्यार्थ का स्तर कम होता जाएगा, उस रचना के उत्तम होने का स्तर भी उसी क्रम में घटता जाएगा। प्रबंध की दृष्टि से काव्य के दो प्रमुख भेद हैं। एक को जिसे प्रबंध कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं, और दूसरी कोटि है निर्बंध काव्य की। प्रबंध का अर्थ होता है जिसमें कथा, स्टोरी, विवरण, सानुबंध चलती है, यानी कथानक का क्रम आरंभ से अंत तक अटूट बना रहता है, कभी बिखरता नहीं, टूटता नहीं। रचना के आरंभ से एक कथा शुरू होती है और वह क्रम अंत तक बना रहता है। ऐसी रचनाएं प्रबंध काव्य के अंतर्गत रखी जाती हैं। इस कोटि की रचनाओं में घटना का महत्व होता है और चरित्र का भी बराबर महत्व होता है। घटना और चरित्र दोनों ही प्रबंध काव्य के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि इसे उदाहरण के रूप में समझना हो तो महाकाव्य और खंड काव्य, ये दोनों प्रबंध काव्य के दो प्रमुख भेद हैं। पर एक दूसरी रचना कोटि भी है जिसे निर्बंध काव्य कहते हैं। निर्बंध काव्य में कथानक नहीं रहता, कथा की निबद्धता वहां नहीं रहती। ऐसा नहीं होता कि एक ही कथा रचना के आरंभ से अंत तक बनी रहे। किसी भाव या किसी विचार को टुकड़ों टुकड़ों में निरपेक्ष रूप में उपस्थित करना ही निर्बंध काव्य का लक्ष्य है। इस निर्बंध काव्य को ही इसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनिबद्ध काव्य या मुक्तक काव्य भी कहा गया है। तो बंध की दृष्टि से काव्य के दो भेद हुए, प्रबंध और निर्बंध या प्रबंध और मुक्तक। और प्रबंध के फिर दो मुख्य उपभेद हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने महाकाव्य पर बहुत अधिक चर्चा की है, पर जिस आचार्य ने महाकाव्य की सांगोपांग विशद चर्चा की है, उनमें पहला नाम आचार्य भामह का है। भामह के पश्चात दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक और विश्वनाथ ने भी महाकाव्य के स्वरूप पर विमर्श किया है। उनके ग्रंथों में भी महाकाव्य की चर्चा मिलती है। भामह ने जो महाकाव्य के लक्षण बताए हैं, उसमें उन्होंने कहा है, सर्गबंधो महाकाव्यम महताम च महच्च यत् अग्राम्य शब्दम अर्थम च शालंकारम सदाश्रयम मंत्रदूत प्रयाना जिनायक अभ्युदयश्च यत् पंचभिः संधिभिर्युक्तम न अति व्याख्येम अधृतम चतुर्वर्गाभिधानेपि भूयार्थोपदेशकृत युक्तम लोकस्वभावेन रसैश्च शकलैः पृथक् नायकम प्रागुपन्यस्य वंशवीर्यं श्रुतादिभिः न तस्यैव वधम ब्रूया तन्योत्कर्ष अभिधित्सया यदि काव्य शरीरस्य न स व्यापित येष्यते न चाभ्युदय भाक्तस्य मुधादौ ग्रहणम स्तवे। पूरा विवेचन किया उन्होंने, महाकाव्य के एक एक लक्षण बताए। उनमें से भामह के अनुसार महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। सर्गबद्ध, यह जो संसार है, सृष्टि है, ईश्वर की बनाई हुई रचना है,
उसे निसर्ग कहते हैं। और मनुष्य की बनाई हुई जो कुछ भी मनुष्य निर्मित है वह सब सर्ग है। काव्य के अर्थ में इस सर्ग का अर्थ होता है अध्याय, उपविभाजन, उपकोटियां। तो महाकाव्य अनेक अध्यायों में बंधा हुआ होना चाहिए। महाकाव्य महान चरित्रों से संबद्ध होना चाहिए। महताम च महच्च यत्, और उसका आकार बड़ा होना चाहिए, आकार बृहद होना चाहिए। उसमें अग्राम्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जो ग्रामीण बोलचाल की शब्दावली है उसका वारण किया जाना चाहिए। ग्राम्य शब्दों से रहित यह महाकाव्य का लक्षण है। और उसका विषय गंभीर होना चाहिए। महाकाव्य अर्थ सौष्ठव से संपन्न, अलंकार युक्त और सदाश्रित या कहें सत्पुरुषाश्रित होता है। उसका जो मुख्य चरित्र होता है वह सदाचरण वाला सत्पुरुष होता है। महाकाव्य में अलग अलग सर्गों में, अलग अलग स्थानों में मंत्रणा, दूत प्रेषण, प्रयाण, प्रयाण यानी युद्ध के लिए प्रयाण, युद्ध, नायक का अभ्युदय और पंच संधियां यानी ऋतु, चंद्रोदय, पर्वत, संध्या और रात्रि, इन सब का समावेश होना चाहिए। पंच संधि युक्तम, उसमें विवाह का वर्णन होना चाहिए, जल क्रीड़ा का वर्णन होना चाहिए, पुष्पावचय का वर्णन होना चाहिए, पुत्र जन्म की चर्चा होनी चाहिए। ये सारे विषय बताए हैं भामह ने महाकाव्य के। और यह भी कहा कि महाकाव्य अव्याख्येय नहीं होना चाहिए, दुर्बोध नहीं होना चाहिए, सर्वसुलभ होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए, कठिन नहीं। महाकाव्यों का जो फल हो वह चतुर्वर्गों की प्राप्ति कराने वाला हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इन चारों का प्रतिपादन महाकाव्य में दिखाया जाना चाहिए। पर जो एक अनिवार्य महत्वपूर्ण लक्षण बताया भामह ने महाकाव्यों का, उसमें यह कहा कि चूंकि एक चरित्र नायक होगा महाकाव्य का, तो आरंभ से अंत तक उसकी उपस्थिति जरूरी है। इसलिए महाकाव्य में उसका वध नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वध होने के पश्चात महाकाव्य की कथा में वह चरित्र नायक दिखाया नहीं जा सकता। नायक के वंश के बारे में, उसके बल के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में आरंभ से अंत तक महाकाव्य में वर्णन होना चाहिए। इसलिए उसका वध नहीं दिखाया जा सकता। वध नहीं दिखाया जाने का एक और भी कारण यह है कि जैसे ही नायक का वध होगा तो उसका वध करने वाला अधिक पराक्रमी, अधिक बलशाली सिद्ध होगा। तो प्रतिनायक अधिक बलशाली हो नायक की तुलना में, यह महाकाव्य के अनुरूप नहीं है। तो यह महाकाव्य विमर्श भामह ने उपस्थित किया। जब हम खंड काव्य की बात करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि वह प्रबंध काव्य का एक विशिष्ट भेद है, जिसमें जीवन का खंड खंड चित्रण किया जाता है। जैसे महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण किया जाता रहा है, खंड काव्य में समग्र जीवन के स्थान पर जीवन का एक विशेष खंड चित्रित होता है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य शास्त्र की परंपरा में सबसे पहले खंड काव्य की एक स्पष्ट परिभाषा दी है। उनके ग्रंथ साहित्य दर्पण में यह परिभाषा मिलती है। लिखा है उन्होंने, खंड काव्यम भवेत काव्यस्यैक देशानुसारी च, एक देशानुसारी, एक देशानुसरण करने वाला, एक स्थान का, जीवन का एक प्रसंग
वह खंड काव्य का विषय है। यानी जिस ओर साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ संकेत कर रहे हैं वह यह है कि खंड काव्य में जो मुख्य चरित्र है, प्रधान चरित्र है, नायक है, उस नायक की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण कथा का अधिक विस्तार नहीं मिलता, कथा को अधिक व्यापकता नहीं मिलती। पर ध्यान देने की बात यह है कि महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण होता है और खंड काव्य में जीवन का कोई एक अंश। पर ऐसा नहीं है कि यदि हम महाकाव्य को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें तो वे सब अलग अलग खंड काव्य कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। इस कारण से नहीं कहलाएंगे कि खंड काव्य होने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन के एक अंश का चित्रण तो उसमें किया जाए, पर वह अपने आप में पूर्ण हो, अधूरा न हो। इसका अर्थ यह हुआ कि महाकाव्य के छोटे छोटे अंश खंड काव्य नहीं कहला सकते, क्योंकि उसमें पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां एक कथा का क्रम आरंभ से अंत तक जुड़ा हुआ है। अब प्रबंध के आधार पर जो दूसरी प्रमुख कोटि है वह है मुक्तक की। मुक्तक साहित्य में बहुत लोकप्रिय, बहुत अधिक व्यवहित भेद के रूप में रहा है और बाद के कवियों ने इसका सर्वाधिक प्रयोग किया है। अपभ्रंश काल, उसके पहले प्राकृत के कवियों ने, बाद में संत कवियों ने और भक्ति काल के कवियों ने, रीति काल के कवियों ने मुक्तक काव्य का ऐसा उत्कर्ष उपस्थित किया जो अपने आप में हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में स्थापित करता है। मुक्तक एक ऐसी रचना है, एक ऐसा बंध है जो निर्बंध होता है, जिसके पद्य या जो अलग अलग छंद हैं, हिस्से हैं, वे परस्पर निरपेक्ष होते हैं, उनमें कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मुक्तक रचना के बीच का कोई एक हिस्सा हम निकालें तो उस हिस्से का अर्थ जानने के लिए उसके पहले हिस्से और उसके बाद के हिस्से को जानना जरूरी हो। यह जो पूर्वापर्य संबंध है इसका अभाव होता है मुक्तक में। ध्वन्यालोक लोचन में आनंदवर्धन ने कहा है, मुक्तक मन्येना लिंगितम तस्य संज्ञायां कण। यह कहा उन्होंने कि मुक्तक में पूर्वापर निरपेक्षता तो होती है, पर उसके लिए यह जरूरी है कि उसमें रस का पूर्ण प्रभाव हो। मुक्तक काव्य भी रस से परिपूर्ण हो। पूर्वापर निरपेक्षाणापि हियेन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम। मुक्तक को जिस एक कारण से विशिष्टता मिलती है वह यह है कि इसमें उक्ति वैचित्र्य या अभिव्यक्ति सौंदर्य का अधिक विधान होता है। बिहारी के एक एक दोहे अपने उक्ति वैचित्र्य या अभिव्यक्ति सौंदर्य के लिए मुक्तक के एक एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। तो उक्ति वैचित्र्य इसका प्रधान विषय है। इस तरह से मुक्तक के लिए जो एक लक्षण उसे विशिष्ट बनाता है या बाकी प्रबंध काव्य की तुलना में भी उसे श्रेयस्कर बनाता है, वह उक्ति वैचित्र्य या भाषिक अभिव्यक्ति का सौंदर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।